हेलो स्टूडेंट्स, इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ वीडियो अपन ने देखे थे, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था, चर्चा की थी। आज का हमारा वीडियो बीए पार्ट थर्ड के सेकंड प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व इतिहास के संदर्भ में है और इस संदर्भ में हमारा आज का टॉपिक है फ्रांस की क्रांति के कारण। फ्रांस की क्रांति आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण घटना है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो भी मुख्य घटनाएं घटित हुई, उन पर किसी न किसी रूप में फ्रांसीसी क्रांति ने अपना प्रभाव डाला। फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसे पुरानी राजनीतिक व्यवस्था लड़खड़ा गई, प्राचीन राजतंत्रों पर आघात हुआ। एक प्रकार से लोग समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के अधिकारों की मांग करने लगे। यानी इसने यूरोप ही नहीं, पूरे विश्व पर अपना प्रभाव डाला। सामान्यतः क्रांति का प्रारंभ 1789 ईस्वी में माना जाता है, मगर क्रांति के कारण एक दिन में उत्पन्न नहीं होते। निश्चित रूप से इस क्रांति के कारण भी फ्रांस की प्राचीन व्यवस्था में ही विद्यमान थे। तो आज देखते हैं हम फ्रांस की क्रांति के क्या कारण रहे। सबसे पहला कारण हम देखते हैं इसमें फ्रांस की क्रांति का, वो है निरंकुश राजतंत्र। फ्रांस का जो राजा था वह स्वयं को इस धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था, उसकी इच्छा ही कानून थे। वह अपनी इच्छानुसार लोगों को गिरफ्तार कर सकता था, उन्हें सज़ा दे सकता था। यानी हम कहें राजा के सीमित अधिकारों पर नियंत्रण लगाने वाली कोई भी संस्था विद्यमान नहीं थी। शासकों की जो नीति थी वो किसी निश्चित सिद्धांत, परंपरा या किसी संविधान पर आधारित नहीं होकर उनकी इच्छा पर निर्भर थी। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता व उसके अधिकार सुरक्षित नहीं थे। किसी भी व्यक्ति का धन कभी भी, संपत्ति कभी भी छीनी जा सकती थी। लोग ऐसी व्यवस्था से परेशान थे। लुई 14वां तो कहा करता था, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, मेरे से बाहर कुछ भी नहीं है, मैं ही फ्रांस हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है। तो इस प्रकार इस निरंकुशता ने लोगों के मन में फ्रांसीसी राजतंत्र के प्रति एक प्रकार से घृणा उत्पन्न कर दी। वो इसे बदलने के लिए अवसर की ताक में थे। लुई 16वां कहा करता था, यह चीज़ इसलिए कानूनी है कि क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ। अर्थात राजा की इच्छा सर्वोपरि होती थी। सारा राजकोष है वो चाहता वैसे खर्च करता था। तो इस निरंकुश राजतंत्र ने फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्रांति का दूसरा कारण है, क्रांति के दौरान जो शासक था लुई 16वां, उसकी अयोग्यता। निरंकुश राजतंत्र जो है शासक की योग्यता एवं कुशलता से चलता है। जब भी शासक या राजा अयोग्य या कमज़ोर होता है, उसका शासन पलट दिया जाता है। लुई 16वें का पूर्वाधिकारी लुई 15वां एक आक्रमणीय विलासी था। जब उसके सलाहकारों ने उसे शासन में सुधार का सुझाव दिया तो उसका कहना था कि वर्तमान व्यवस्था में भी उसका समय तो किसी प्रकार कट ही जाएगा, मगर मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। तो वैसा ही हुआ। उसका उत्तराधिकारी लुई 16वां एक प्रकार से अस्थिर स्वभाव का व्यक्ति था।
उसमें नेतृत्व क्षमता भी नहीं थी और न निर्णय लेने की क्षमता उसमें थी। वह किसी दूसरे की सही सलाह को भी समझकर उस पर अमल नहीं कर सकता था। वह बेकार के कामों में अपना समय जाया करता था। राज्य की समस्याओं और राजकार्य में उसे किसी प्रकार की रुचि नहीं थी। उसकी पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटवानाउट एक विवेकहीन और फिजूल खर्च महिला थी, जिसका लुई पर काफ़ी प्रभाव था। राजकार्यों में रानी के अनावश्यक हस्तक्षेप ने राजा की कठिनाइयों में और ज़्यादा वृद्धि की। लुई 16वां तत्कालीन परिस्थितियों एवं लोगों की भावनाओं को समझ नहीं सका और उसे क्रांति का सामना करना पड़ा। ये लुई 16वें का एक चित्र है, जिसे हम देख सकते हैं। और ये चीज़ हमें ध्यान में भी रखनी है क्योंकि जब फ्रांस की क्रांति हुई तब फ्रांस का जो शासक था, राजा जो था, वो लुई 16वां था। फ्रांस की क्रांति का तीसरा महत्वपूर्ण कारण है वह है सामाजिक असमानता। प्राचीन फ्रांसीसी समाज 3 भागों में बटा हुआ था: कुलीन, पादरी और निम्न वर्ग। कुलीन और उच्च पादरी वर्ग जो था उसे विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि निम्न वर्ग जो जनसाधारण वर्ग था वो विशेषाधिकार विहीन वर्ग था। पादरियों में भी 2 कैटेगरी थी। एक उच्च वर्ग के पादरी थे जो आर्क बिशप थे, उनके पास अपार धन था, भ्रष्ट, अनैतिक और विलासी जीवन व्यतीत करते थे। दूसरा साधारण पादरी वर्ग था जो निम्न स्तर का था, अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हुए वो भी प्राचीन व्यवस्था से असंतुष्ट थे। चर्च के पास अपार धन संपदा थी, देश की भूमि का लगभग 5वां भाग उसके अधिकार में था और वो भी कर मुक्त था। कुलीन वर्ग में बड़े जागीरदार, भूमिपति, बड़े पदाधिकारी, जिनके पास सेना, चर्च और न्यायालय में सभी महत्वपूर्ण पद थे, अधिकांश इनमें से वर्साई के दरबार में रहते थे, ये भी कर मुक्त थे। दोनों ही जो वर्ग थे वो निम्न वर्ग से अधिक कर वसूल करने की फिराक में रहते थे। और जो निम्न वर्ग जो बहुसंख्यक था, जिसे तृतीय वर्ग या थर्ड स्टेट कहा जाता था, किसान, मजदूर, वकील, व्यापारी, डॉक्टर आदि इसमें सम्मिलित थे। और इनमें भी एक मध्यम वर्ग था, निम्न वर्ग में भी, जिसमें व्यापारी, डॉक्टर, वकील, शिक्षक इत्यादि थे और जो करों का अधिकांश भाग चुकाते थे। फिर भी इन्हें सामाजिक रूप से अपमान सहन करना पड़ता था। ये प्रचलित व्यवस्था से असंतुष्ट थे और इन्होंने क्रांति का एक प्रकार से हम कहें नेतृत्व किया। थर्ड स्टेट में तीसरे वर्ग के मध्यम वर्ग ने। क्रांति का तात्कालिक कारण अपन कहें, यह क्रांति इतनी जल्दी क्यों फ्रांस के दरवाजे पर आकर उपस्थित हुई, उसका कारण था आर्थिक कारण। फ्रांस की आर्थिक दशा शोचनीय थी। राज्य की आय कम थी, व्यय ज़्यादा था, राज्य एक प्रकार से दिवालेपन की ओर बढ़ रहा था। इसके बावजूद सरकार की फिजूल खर्ची रुक नहीं रही थी। सरकार की वित्तीय नीति ही गलत थी। प्रोफेसर हेजन ने इस संबंध में कहा था, सरकार आय के अनुसार व्यय करने के बजाय व्यय के अनुसार आय का निश्चित करती है। यानी सरकार की आय 100 रुपये है तो सरकार को 100 रुपये व्यय करने की अपेक्षा सरकार पहले व्यय निर्धारित करती कि इस साल उसका व्यय 200 रुपये है, तो किस प्रकार आय को 200 रुपये तक बढ़ाया जाए। ये एक प्रकार से वित्तीय रूप से, सिद्धांतिक रूप से ही गलत था। विशेषाधिकार संपन्न जो वर्ग था वो करों से मुक्त था और जो सामान्य वर्ग था, किसान था, मजदूर था या उनका जो मध्यम वर्ग था, उसे ही अधिकांश कर चुकाने पड़ते थे। राज्य की दशा सुधारने के लिए लुई 16वें ने कई वित्त मंत्रियों की नियुक्ति की, मगर कुलीन और पादरी वर्ग के दबाव के कारण उसे अपने अच्छे वित्त मंत्रियों को बदलना पड़ा। 1774 में तुर्गो को राजा ने अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया। तुर्गो ने सार्वजनिक व्यय में मितव्ययता तथा व्यवस्थित प्रशासन द्वारा राज्य के आय व्यय में संतुलन स्थापित किया। किसानों को कोरवी कर, बेगार से मुक्त करने का प्रयास किया।
उसने लेत्र दे कासे की संख्या घटा दी। लेत्र दे कासे वो अधिकार पत्र थे जो राजा के कृपा पात्र को प्राप्त होते थे और जिसमें एक प्रकार से गिरफ्तार व्यक्ति का नाम खाली होता था और उसमें गिरफ्तार व्यक्ति का नाम भर करके किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता था, जिससे एक सामान्य जन की स्वतंत्रता खतरे में थी। कभी भी वह कुलीन या पादरी वर्ग का को भजन बन करके लेत्र दे कासे के द्वारा अरेस्ट हो सकता था। लेकिन दरबारी षड्यंत्रों के कारण 1776 में तुर्गो को हटा दिया गया और नेकर को इस पद पर नियुक्त किया गया। नेकर ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये किया कि उसने राज्य के आय व्यय को प्रकाशित करवा दिया। उसने बता दिया जनता को कि सामंतों पर कितना धन व्यय हो रहा है, बदले में वे राज्य की कोई भी सेवा नहीं कर रहे हैं। इससे दरबारी वर्ग नाराज हो गया। 1783 में नेकर भी अपने पद से हटा दिया गया। इसके बाद कैलोन को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। कैलोन ने समस्त लोगों पर या समस्त भूमि पर एक समान कर लगाने का प्रस्ताव रखा। मुक्त व्यापार और विशेषाधिकारों को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। लुई ने इसकी स्वीकृति दे दी, मगर पेरिस की पार्लियामेंट ने इसकी स्वीकृति नहीं दी। कैलोन के परामर्श से इसे विशिष्ट व्यक्तियों की सभा से स्वीकृत कराने का प्रयास किया गया, लेकिन इस सभा ने इन प्रस्तावों को स्टेटस जनरल के सम्मुख प्रस्तुत करने की मांग की। कैलोन को हटाकर ब्रिया को नया वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। ब्रिया ने भी सभी पर समान रूप से भूमि कर तथा नया स्टाम्प कर प्रस्तावित किया, लेकिन विशिष्टों की सभा ने ब्रिया के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। रसूल लुई ने सभा को भंग कर दिया। इन प्रस्तावों को पेरिस के पार्लियामेंट के पास भेजा गया। पार्लियामेंट ने भी ब्रिया के प्रस्ताव को पंजीकृत करने से मना कर दिया और यह स्टेटस जनरल के अधिकार क्षेत्र में बताया। तो इस प्रकार लुई 16वें की फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था को सुधार करने के जो प्रयास थे वो कुलीन वर्ग या और उच्च वर्ग के दबाव में असफल रहे और फ्रांस इसी आर्थिक दुर्व्यवस्था के कारण क्रांति की कगार पर खड़ा हो गया। क्रांति को एक प्रकार से गति देने में, ऊर्जा देने में बौद्धिक विचारकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मोंटेस्क्यू, वाल्टेयर, रूसो, दिदरोट, वेस्ने इत्यादि ऐसे अनेक विचारक फ्रांस में इस दौरान जन्मे, जिन्होंने अपने उदार और प्रगतिशील विचारों के द्वारा जनता को जागृत किया। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, जिसमें वह कहता है कि राज्य ईश्वर की उत्पत्ति नहीं है, वरन समाज के आपसी लोगों के समझौते के प्रयास द्वारा राज्य का जन्म हुआ है। समानता स्वतंत्रता की बात करती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और यह कितनी बड़ी इसने लोगों में जागृति उत्पन्न की। एक प्रकार से स्वयं नेपोलियन कहा करता था, यदि रूसो ने हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति संभव न होती। यानी रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे क्रांति की बाइबल भी कहा जाता है, लोगों में एक प्रकार से जागरण पैदा कर दिया। वाल्टेयर स्वतंत्रता का एक प्रकार से बड़ा समर्थक था और चर्च का आलोचक व्यक्ति था। मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण की बात की कि राजा की कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका शक्तियाँ जो है अलग अलग होनी चाहिए। इन विचारकों ने असमानता, शोषण, अत्याचार, धार्मिक असहिष्णुता, भ्रष्ट तथा निरंकुश राजतंत्र, आर्थिक नियंत्रण, निम्न वर्ग की विपन्नता तथा प्रशासनिक एवं न्यायिक दोषों को उजागर किया। इन्होंने विशेषाधिकारों एवं अन्याय पर आधारित धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाओं पर प्रहार किया। मानव मस्तिष्क को पुराने विचारों से मुक्त करने का इन लोगों ने एक प्रकार से काफ़ी बड़ा कार्य किया। इसीलिए जॉर्ज एलन को कहना पड़ा कि फ्रांस की क्रांति होने के कारण वहाँ के लोगों का दुख तथा उन पर होने वाले अत्याचार नहीं थे, बल्कि उसका कारण बुद्धिवादी वर्ग के विचार थे। यह वर्ग समाज, राज्य तथा प्रशासन में व्याप्त असंगतियों को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प था। एक प्रकार से
ये कहकर एलन ने यह जतलाया है कि फ्रांस की क्रांति के पीछे अन्य कारण भले ही जिम्मेदार रहे हो, पर सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है ये बौद्धिक विचारक थे, लोगों में बौद्धिक जागृति थी। इन सब के बाद हम देखते हैं क्रांति क्यों हुई। क्रांति के पीछे जो मेन कारण है, मुख्य जो कारण है दिखाई देता है, वो है फ्रांस की आर्थिक दुर्व्यवस्था। यदि लुई 16वां थोड़ी सी दूरदर्शिता से काम लेता तो क्रांति को टाला जा सकता था, परंतु वह स्वभाव से ही अस्थिर प्रकृति का था, दूसरों के बहकावे में आ जाता था और जटिल परिस्थितियों को समझने में वह एक प्रकार से अक्षम था। फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक देश की शोचनीय आर्थिक दशा थी, जिसमें शासन की वित्तीय नीतियों के कारण एक प्रकार से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया और इस आर्थिक संकट के कारण राजा को नए कर लगाना आवश्यक हो गया और नए कर लगाने के लिए स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाने की मांग की जाने लगी, जिसका कि अधिवेशन पिछले 250 वर्षों में 175 वर्ष से नहीं हुआ था। इसी स्टेटस जनरल के अधिवेशन ने एक प्रकार से हम कहें फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कर दी। इन सारे कारणों के बाद हम कह सकते हैं कि फ्रांस की सरकार की आर्थिक और राजनीतिक दिवालियापन की सोच या आर्थिक और राजनीतिक दिवालियापन, बौद्धिक जागरण, सामाजिक असंतोष और राजनीतिक शिकायतों ने फ्रांस को क्रांति के पथ पर अग्रसर कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद। ये थे फ्रांस की क्रांति के महत्वपूर्ण कारण।